हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज हम जो विश्व इतिहास की हमारी महत्वपूर्ण बात हो रही थी, अंतिम पायदान पर है वो हम आए हैं। एक यात्रा हमने मानव जीवन के विकास की थी और आज जो हम यात्रा को अंतिम जो पायदान पर लेके आए हैं वो आधुनिकता के रास्ते के ऊपर है, वो हमने बात की। 11th का हमारा जो अंतिम चैप्टर 11th चैप्टर का क्रमांक भी 11th ही है, आधुनिकीकरण के रास्ते की है वो बात कर रही थी। इस आधुनिकीकरण के यदि रास्ते की बात की जाए तो इसमें चीज़ जो हमने देखी थी वो बेसिक रूप से देखी थी किस तरीके से है वो जापान के उत्थान की एक बात की थी कि जापान ने है वो किस तरह से विकास का है वो काम किया, किस तरह से अपने आप को शिखर पर पहुंचाने का काम है वो जापान के द्वारा किया गया। दूसरी बात इसमें चीन की हमने की और कहा कि किस तरह से चीन ने है वो सुधारों की एक बड़ी कड़ी लागू की, जिसमें जो बड़ी भूमिका रही वो डॉक्टर sun यat-सेन की रही, डॉक्टर sun यat-सेन की रही। फिर हमने देखा कि इसमें है वो च्वांग काई शेक की भी भूमिका है वो बड़ी रही, च्वांग काई शेक। और उसमें जो बड़े सुधार हुए वो माओ त्से-तुंग ने किए। किसने किए? माओ त्से-तुंग ने। माओ त्से-तुंग ने है वो बड़े रिफॉर्म है, वृहद पैमाने के ऊपर कोई करने वाला काम करता है तो वो माओ त्से-तुंग जैसा व्यक्ति है वो कर रहे हैं। चीन में है वो बड़े पैमाने के ऊपर रिफॉर्म है वो की। फिर एक बड़ी घटना हमने देखी थी कि चीन के अंतर्गत एक तियानमेन चौक की एक घटना हुई। तियानमेन चौक क्या थी? तियानमेन चौक, तियानमेन चौक की घटना ये थी कि उस दीवार के ऊपर है वो छात्रों ने कुछ पोस्टर लगाए थे। क्या पोस्टर लगाए थे? पोस्टर लगाए थे कि अभी तक नागरिकों के जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ और नागरिकों का जीवन तब तक अच्छा नहीं हो सकता जब तक डेमोक्रेसी नहीं हो। इसलिए छात्रों ने लोकतंत्र की मांग की। किसकी मांग की? लोकतंत्र की मांग की, डेमोक्रेसी की है वो मांग की। तो उन छात्रों के ऊपर तियानमेन चौक में सेना ने है वो टैंक के माध्यम से उनके ऊपर फायर किया और छात्रों को वही है वो राख करने का काम किया। तब एक चीज बात निकल कर आई कि चीन ने भले कितना ही आर्थिक तेज विकास कर लिया हो लेकिन लोकतांत्रिक मूल्य है वो चीन विकसित नहीं कर पाया और छात्र जिस तरह से आंदोलन हुआ उस तरह छात्रों को दबाने का काम है वो किया। तो एक बड़ी चीज है वो यहाँ पर भी निकल आई कि चीन में अधिनायकवादी तत्व है वो ज़्यादा हावी रही, अधिनायकवादी प्रवृत्ति रही। डेमोक्रेसी जैसी व्यवस्था है वो चीन अपने आप में स्थापित नहीं कर पाया। इसलिए हम जो देखते हैं कि अक्सर हांगकांग है एक क्षेत्र है जहाँ पर जो बड़ी समस्या रही डेमोक्रेसी को लेकर के, ताइवान है, ये बार बार वहाँ पर आंदोलन अक्सर होता ही रहता है कि छात्र आंदोलन के ऊपर आए। ताइवान लोकतंत्र के रास्ते के ऊपर चल पड़ा है और चीन उसको दबाने का काम किया। तो उसमें अक्सर हम आम दिन में है वो घटनाएं होती ही रहती है। तो एक चीन की ये भी है वो बड़ी समस्या रही। विकास कितना ही तीव्र गति से कर लिया लेकिन आखिर में जो डेमोक्रेसी के वैल्यूज थे वो चाइना अभी तक है वो प्राप्त नहीं कर पाया। दर्शनों की है वो इसमें बात करेंगे। दर्शनों का टकराव 1965 से 1978 यानी किस तरह से एक दर्शनों के टकराव की स्थिति है वो चीन में देखी गई। तो समाजवादी व्यक्ति की रचना के इच्छुक माओवादियों और दक्षता की बजाय विचारधाराओं पर माओ के बल देने की आलोचना करने वालों के बीच है वो संघर्ष चला। यानी एक चीज यहां पर निकल कर आई, जिस तरह से समाजवाद की जो क्रांति का काम है वो सोवियत संघ ने किया। सोवियत संघ समाजवादी है वो क्रांति की और समाजवाद अपनाने का जो काम है वो सोवियत संघ के द्वारा किया गया। तो उसी से ये आगे का जो स्वरूप है वो साम्यवाद अपनाने का काम है वो चीन के द्वारा किया गया। तो समाजवाद पूरी तरह से है वो विचार, पूरी तरह से समाजवाद के मॉडल को है वो चीन ने नहीं अपनाया। तो यहाँ पर एक बड़ी बात की कि समाजवादी व्यक्ति की जो रचना के इच्छुक है वो माओवादियों की दक्षता की बजाय विचारधारा पर माओ की जो विचारधारा है उसका एक तरीके से है वो उनके बीच में एक संघर्ष की स्थिति
कुछ लोग हैं वो समाजवाद के पक्षधर थे कि समाजवाद स्थापित किए थे। दूसरी विचारधारा माओ की, दूसरी साम्यवाद की थी। तो उस साम्यवाद और समाजवाद में है वो एक बड़ी संघर्ष की स्थिति है वो चीन में देखने को मिली। 1965 में छेड़ी गई महान सर्वहारा क्रांति इसी संघर्ष का नतीजा था और उन्होंने अपने आलोचकों का सामना करने के लिए इसकी शुरुआत की। पुरानी संस्कृति, पुराने रिवाजों और पुरानी आदतों के खिलाफ है वो अभियान छेड़ने के लिए रेड गार्ड्स, मुख्यतः छात्रों और सेना का है वो इस्तेमाल किया गया। छात्रों और पेशेवर लोगों को जनता से ज्ञान हासिल करने के लिए ग्रामीण इलाकों में है वो भेजा गया और विचारधारा साम्यवादी होना पेशेवर ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण था। दोषारोपण और नारेबाजी ने तर्कसंगत बहस की भी जगह ली। तो एक बात यहाँ पर भी आई कि चीन में है वो सर्वहारा वर्ग की क्रांति, सांस्कृतिक उत्थान की बात की और ग्रामीण क्षेत्र में पुनर्चेतना का है वो काम किया गया। ग्रामीण क्षेत्र को जागृत किया जाए, ग्रामीण क्षेत्र को है वो इस विचारधारा से जोड़ा जाए और उसके लिए बाकायदा छात्रों को प्रशिक्षण देने का काम किया। तो सेना को सीधे फील्ड में है वो उतारने का काम किया। तो एक बड़ी जदोजहद है वो यहाँ पर विचारधारा की निकल कर आई कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में माओ की विचारधारा का है वो प्रसार किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसकी विचारधारा से अवगत करवाया जाए। क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें आई है वो हमने कहा कि दो चीज़ें, एक समाजवाद है और एक साम्यवाद है, दूसरा है वो साम्यवाद। तो साम्यवाद और समाजवाद है, दो चीजें हैं, ये दोनों ही भिन्न है। क्योंकि जो सोवियत संघ ने अपनाई थी 1917 में जो रूसी क्रांति है वो हुई थी, रूसी क्रांति 1917, तो वहां समाजवादी मॉडल अपनाया गया और समाजवाद से आगे का जो माओ की विचारधारा से प्रेरित होकर है वो समाजवाद की बजाय साम्यवाद को चीन ने अपनाया किया। तो ये समाजवाद को नहीं अपनाकर साम्यवाद को अपनाया, जिसकी परिणति है वो विरोध की भी झेलनी पड़ी। तो ये एक स्थिति यहाँ पर भी है वो निकल कर आती है। फिर है वो आगे बात को थोड़ा और है वो बढ़ाते हैं हम लोग। 1978 से शुरू होने वाले सुधार, यानी 1978 में जो सुधार हुए उनको हम देखेंगे इकोनॉमिक रूप में क्या क्या है वो सुधार हुए। और हमने कहा था कि 4 बड़े रिफॉर्म है वो अर्थव्यवस्था में इस समय होते हैं। तो सांस्कृतिक क्रांति के बाद राजनीतिक दांव पेंचों की प्रक्रिया भी शुरू हुई और तंग सियाओपिंग ने पार्टी पर नियंत्रण मजबूत किया और साथ ही साथ देश में है वो समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था की शुरुआत भी हुई। 1978 में पार्टी ने आधुनिकीकरण के अपने 4 सूत्री लक्ष्य भी है वो पेश किए, जिसमें कहा गया कि विज्ञान के ऊपर बल देंगे, उद्योग स्थापित करेंगे, कृषि के ऊपर बल देंगे और रक्षा का है वो विकास करेंगे। तो ये 4 सूत्री एक तरीके से पार्टी के द्वारा 1978 में एजेंडा पेश किया, जिसमें विज्ञान के ऊपर है वो बल देने की बात कही, इंडस्ट्री स्थापित करने की बात कही, एग्रीकल्चर और रक्षा के ऊपर है वो बल देंगे। तो ये एक तरीके से पार्टी ने बड़ा है वो एक तरह से रिफॉर्म किया आर्थिक दृष्टि से। तो 1978 में जो आपसे पूछा जाएगा क्या रिफॉर्म किया, तो अर्थव्यवस्था में है वो बड़ा बदलाव के लिए काम किया गया। पार्टी ने है वो आधुनिकीकरण के 4 सूत्र की घोषणा की और इससे चीन को आधुनिक बनाया जाएगा, जिसमें जो साइंस टेक्नोलॉजी का विकास करेंगे, विज्ञान का विकास, उसमें उद्योग इंडस्ट्री स्थापित करेंगे, एग्रीकल्चर और साथ ही साथ रक्षा के ऊपर है वो ज़्यादा खर्च करेंगे। तो ये एक स्थिति चाइना की आधुनिकीकरण की है वो बात आई। आगे बात को और भी बढ़ाते हैं कि इस नए और आज़ाद वातावरण में 60 साल पहले 4 मई के आंदोलन के समय नई विचारधाराओं का है वो रोमांचक भंडार एक फूट पड़ा और 5 दिसंबर 1978 की वो बात है को दीवार पर लगे एक पोस्टर ने 5वीं आधुनिकता का है वो दावा किया कि लोकतंत्र के बिना अन्य सुविधाएं कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर एक बड़ी बात निकल कर आई। तो इन्होंने कहा है कि जो 5 दिसंबर की बात है, 5 दिसंबर 1978 की बात है और इसमें जो बात आई कि वास्तव में आधुनिकता है वो आधुनिकता तब तक नहीं आएगी जब तक है वो डेमोक्रेसी नहीं मिलती, जब तक लोकतंत्र नहीं मिलता। तो यहाँ पर लोकतंत्र की मांग की है वो बात चाइना के अंतर्गत छात्रों ने की।
और कहा पांचवी पीढ़ी के जो आधुनिकता की बात हुई कि अब जो रिफॉर्म हमें और भी ज़्यादा करने हैं तो डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करो। और जब तक लोकतंत्र नहीं है तब तक कोई भी आधुनिकता काम की नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा है वो अधिकार, ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी है वो मिलती है, और नागरिक ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्यक्तित्व का है वह स्वयं विकास कर सकते हैं। और उन्होंने है गरीबी नहीं हटाने और लैंगिक शोषण खत्म कर पाने के लिए है वो सीसीपी की आलोचना भी की। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी चाइना की है वो आलोचना भी की, और इसके लिए उसने पार्टी के अंदर से ही ऐसे दुर्व्यवहारों के उदाहरण भी पेश किए कि पार्टी के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो दबाने का काम कर रहे हैं। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को भी है वो एक तरह से आलोचना का शिकार होना पड़ा, और लोगों ने इसकी आलोचना है वो की कि हमें है वो ये व्यवस्था मंजूर नहीं है। इन मांगों को है वो एक तरीके से सरकार के द्वारा दबाया गया, लेकिन 1989 की 4 मई के आंदोलन की 70वीं सालगिरह पर बहुत से बुद्धिजीवियों ने ज़्यादा खुलेपन और कड़े सिद्धांत सू साओजी को खत्म करने की है वो मांग की, और बीजिंग के तियानमेन चौक पर छात्रों के प्रदर्शन को क्रूरतापूर्वक दबाया गया और दुनिया भर में इसकी है वो आलोचना हुई। तो 1989 में 4 मई को आंदोलन और भी तीव्र उग्र हो जाता है। आंदोलन उग्र हुआ तो सरकार ने दबाने का प्रयत्न किया, छात्र सड़कों के ऊपर उतर आए, और आखिर में है वो सरकार ने क्रूरता का काम करते हुए तियानमेन चौक में छात्रों को गोलियों के द्वारा दबाया गया। 1978 के सुधारों के बाद चीनी लोग स्वतंत्र रूप से उपभोक्ता सामग्री खरीदने में समर्थ होने लगे। तो ये एक सुधारों की बात की गई कि 1978 के जो सुधार हुए अर्थव्यवस्था में, जो 4 बड़े रिफॉर्म हुए थे, 4 सूत्र, उसके द्वारा एक तरीके से नागरिक है वो ज़्यादा वस्तुएं उपभोग करने की स्थिति में आए, ताकि उनको चीज़ है वो कम कीमत के ऊपर प्राप्त होने लगी। एक ताइवान का किस्सा है कि चीनी साम्यवादी दल के द्वारा पराजित होने के बाद में जो काइसेक है, चियांग काइसेक, 30 करोड़ से अधिक अमेरिकी डॉलर और बेशकीमती कलाकृतियाँ लेकर 1949 में ताइवान भाग निकले। वहाँ उन्होंने चीनी गणतंत्र की स्थापना की, और 1994-95 में है वो जापान के साथ हुई लड़ाई में ये जगह चीन को हाथ में सौंपनी पड़ी। तब से वह जापानी उपनिवेश है वो बनी हुई, और कायरो घोषणा पत्र 1943 और पोट्सडैम उद्घोषणा, कायरो घोषणा आपके कब की है? 1943 1900, और दूसरी है पोट्सडैम उद्घोषणा। इसके तहत है वो एक तरह से चीन को संप्रभुता वापस सौंप दी गई, किसकी? ताइवान की। तो ताइवान है वो कायरो घोषणा पत्र और दूसरा पोट्सडैम घोषणा पत्र के तहत है वो ताइवान किसको सौंप दिया गया? चीन को सौंप दिया गया। किसने सौंपा? जापान ने सौंपा। और आरंभ में है जब चाइना पराजित हुआ तो एक तरीके से जापान को है वो ताइवान सौंपा गया था, लेकिन अब वापस है वो कायरो और पोट्सडैम घोषणा पत्र के तहत है वो चीन को प्राप्त हुए। तो एक ये ताइवान का किस्सा है, किस तरह से चाय शेख है वो वहाँ पर गए थे, और उसके बाद में है वो आगे एक स्थिति ये पर भी हमारी निकल कर आती है। थोड़ा सा और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, देख लीजिए इसको भी आप। फरवरी 1947 में हुए जबरदस्त प्रदर्शन के बाद कुओमिंतांग ने नेताओं की पूरी एक पीढ़ी की निर्ममतापूर्वक हत्या है वो करवा दी, और चियांग काई शेक के नेतृत्व में कुओमिंतांग ने एक दमनकारी सरकार की स्थापना की, और बोलने की और राजनीतिक विरोध करने की आज़ादी भी है वो छीन ली गई। सत्ता की जगह से स्थानीय आबादी को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया। फिर भी उन्होंने भूमि सुधार है वो कार्यक्रम एक तरह से लागू किए, जिसके चलते खेती की उत्पादकता बढ़ी, और उन्होंने अर्थव्यवस्था का भी अधिकरण
किया और 1973 में है वो कुल राष्ट्रीय उत्पाद के मामले में ताइवान पूरे एशिया में जापान के बाद दूसरे स्थान पर था। अर्थव्यवस्था जो मुख्यतः व्यापार प्रधान थी लगातार वृद्धि करती रही, लेकिन अहम बात यह है कि अमीर और गरीब के बीच का अंतर है वो लगातार घटता रहा। यानी एक तरह से ये जो काम हुआ, आधार आपने आर्थिक रिफॉर्म तो किए, लेकिन आर्थिक रिफॉर्म की परिणति ये हुई कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो गरीब होते गए, अमीर ज़्यादा अमीर हो रहा, गरीब ज़्यादा गरीब हो रहा। तो वास्तव में जो आर्थिक सुधार हुई उनका समान रूप से बंटवारा नहीं हो पाया, और जिनको वास्तव में है वो हक पहुंचना चाहिए उन लोगों तक है वो नहीं पहुंच पाई। एक तरह से बड़ी आबादी को वहां से ट्रांसफर करने का काम भी हुआ, तो एक स्थिति ये भी आई। एक दूसरी जो बात है वो कोरिया की कहानी की भी है, वो हम देख लेते हैं। तो ये कोरिया की कहानी आधुनिकीकरण की है वो शुरुआत। 19वीं सदी के अंत में कोरिया के जोसेon वंश 1392-1910 ने आंतरिक और सामाजिक संघर्ष का है वो सामना किया, और इसके साथ उसे चीन है, जापान है और पश्चिमी देशों का विदेशी दबदबा भी सहना पड़ा। तो 19वीं सदी के अंत में कोरिया के है वो जोसेon वंश ने आंतरिक और सामाजिक संघर्ष का सामना किया, और साथ ही साथ विदेशी दबाव से चीन है, जापान है और पश्चिम के देशों ने भी एक तरह से कोरिया को है वो दबाने का काम किया। इन सब के बीच कोरिया ने अपनी सरकारी संरचनाएं, राजनयिक संबंधों, बुनियादी ढांचे एवं समाज के आधुनिकीकरण के लिए भी है वो सुधार नीतियां लागू की। दशकों के राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद साम्राज्यवादी जापान ने 1910 में अपनी कॉलोनी के रूप में कोरिया पर है वो जबरन कब्जा कर लिया, और जिससे 500 वर्ष से भी अधिक समय तक चले आ रहे जोसेon राजवंश का अंत कर दिया गया। किंतु कोरियाई लोग जापानियों द्वारा किए जा रहे कोरियाई संस्कृति एवं नैतिक मूल्यों के दमन से काफ़ी नाराज थे, और आज़ादी के इच्छुक कोरियाई लोगों ने जापानी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रदर्शन किया, और उन्होंने एक अस्थायी सरकार की स्थापना की, और केरो, याल्टा और पोट्सडेम सम्मेलन जैसी अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में विदेशी नेताओं ने अपील करने के लिए प्रतिनिधिमंडल भी भेजे। तो एक चीज़ यहाँ पर भी आई कि किस तरह से कोरिया को दबाया गया, और उसका हमने पहले भी जिक्र किया था कि 1910 में कोरिया के ऊपर जापान ने कब्जा किया। कोरिया के ऊपर जापान ने कब्जा किया तो कोरियाई जो संस्कृति थी, कोरिया के लोगों के जो रीति रिवाज, जो मूल्य थे नैतिकता के, उनको एक तरह से नष्ट करने का काम है वो जापान के द्वारा किया गया था। और बाद में हमने देखा कि वास्तव में कोरियाई जो लोग हैं वो स्वच्छंद प्रवृत्ति के लोग हैं, और वे लोग जापान के विरुद्ध में एक तरीके से खड़े हुए और अलग अलग देशों में अपने प्रतिनिधिमंडल भेजने का काम किया कि साहब जापानी उपनिवेश से है वो हमें आज़ादी दी जाए, जापानी उपनिवेश से हमें छुटकारा दिलवाया जाए। और आखिर में जो कहा कि अलग अलग घोषणा पत्र जो अलग अलग जगह अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिनिधिमंडल भेजा, केरो में भेजा, याल्टा में है वो भेजने का काम किया, और पोट्सडेम सम्मेलन में जैसे अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई वहां विदेशी नेताओं से अपील के लिए दूत मंडल कोरिया ने भेजे और कहा कि हमें जापानी गणराज्य से है वो मुक्ति दिलवाई जाए, जापान के उपनिवेश से हमें मुक्त करवाया जाए। और आखिर में जाकर के जापान ने कोरिया को है वो फ्री करने का काम है वो किया। तो जून 1900 और युद्धोत्तर है वो राष्ट्र, जून 1950 में कोरिया युद्ध है वो शुरू हो गया। अब घटना यहाँ पर हुई कि जापान ने तो बाद में फ्री कर लिया, लेकिन कोरिया खुद उलझ गया। किसमें? दो भागों में, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच में है वो बड़ी एक जटिलता पैदा हुई। तो आखिर में कोरियाई गणराज्य में युद्ध होता है और फिर जाकर के कोरिया दो भागों में विभाजित हुआ, एक उत्तरी कोरिया एक दक्षिणी कोरिया है दो। तो उसको देख लीजिए। तो जून 1950 में कोरिया युद्ध है वो शुरू हुआ और दक्षिणी कोरिया में अमेरिकी अगुवाई वाली संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना और उत्तर कोरिया में कम्युनिस्ट चीन सेना के समर्थन से शीत युद्ध का एक छद्म युद्ध है वो शुरुआत हुई। अब यहाँ बड़ा मोड़ हुआ। क्या हुआ है कि जून 50 में कोरिया युद्ध शुरू हुआ। दक्षिण कोरिया की अगुवाई है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना, संयुक्त राष्ट्र की सेना यूएनओ की और अमेरिका अगुवाई कर रहे हैं, और दूसरी उत्तरी कोरिया की में है वो कम्युनिस्ट चीन की है वो सेना का समर्थन कर रहे हैं। अब कोरिया खुद दो भागों में, उत्तर का है वो कोरिया वो चीन उसका नेतृत्व कर रहा है, और दक्षिण कोरिया का नेतृत्व है वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सेना की अगुवाई है वो यूएसए कर रहा। अब गंभीर स्थिति है वो बनी। जुलाई 1953 में 3 साल बाद
यह युद्ध विराम समझौते से समाप्त हुआ और कोरिया हमेशा के लिए विभाजित है वो हो गया। कोरिया युद्ध से न केवल बड़े पैमाने पर जीवन और संपत्ति का नुकसान हुआ, बल्कि मुक्त बाजार, आर्थिक विकास और लोकतंत्रीकरण भी है वो धीमी गति से हुआ। युद्ध के दौरान जारी की गई मुद्रा और राष्ट्रीय खर्च के कारण है वो मुद्रास्फीति से कीमतें अचानक बढ़ गई। इसके अलावा औपनिवेशिक काल के दौरान निर्मित औद्योगिक सुविधाओं को भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया और नतीजन दक्षिणी कोरिया को अमेरिका की आर्थिक सहायता लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो ये एक गंभीर स्थिति है वो निकल कर आई। कोरिया, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया दो अलग अलग खेमों में विभाजित हो गए। एक का यूएसए कर रहा है, दूसरे का चाइना कर रहे हैं और लंबी समयावधि के बाद में है वो जुलाई 1953 में जाकर के युद्ध विराम हुआ और कोरिया दो भागों में सदैव के लिए विभाजित हो गया। और दक्षिणी कोरिया ने है वो अपने आप की व्यवस्थाओं को है वो मुक्त बाजार के सांचे में ढाला, लोकतंत्र को अपनाने का है वो काम किया। तो आज हम देखते हैं कि दक्षिणी कोरिया है वो अच्छी स्थिति में है वो आकर खड़ा है, विकसित राष्ट्रों की लाइन में है वो दक्षिण कोरिया खड़ा है। क्यों? क्योंकि दक्षिण कोरिया ने आर्थिक विकास किया, मुक्त बाजार की नीति को अपनाया, अमेरिका ने इसको फुल सपोर्ट है वो किया और साथ ही साथ डेमोक्रेसी को अपनाने का काम दक्षिण कोरिया ने किया। जबकि उत्तर कोरिया है वो आज जस की तस स्थिति में किम जोंग करके वहां का है वो तानाशाह बनकर बैठा है। तो वो आज भी परमाणु बम के गोले फोड़ रहा है, कोई भी विकास नहीं हुआ। तो ये दक्षिण कोरिया को अमेरिका की आर्थिक सहायता के लिए भी मजबूर होना पड़ा और अमेरिका ने इसकी आर्थिक रूप से मदद भी की। आगे देखेंगे कि दक्षिण कोरिया के पहले राष्ट्रपति सिंगमैन री 1948 में कोरियाई युद्ध के बाद लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से चुने गए, लेकिन उन्होंने है वो अवैध संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 2 बार अपना प्रशासन काल बढ़ाया। अप्रैल 1960 में नागरिकों ने इस तरह की धांधली से होने वाले चुनावों के खिलाफ विरोध किया और री को है वो इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसको कोरिया में अप्रैल क्रांति के नाम से है वो जाना जाता है। तो ये एक स्थिति आई कि जो कोरिया के अंतर्गत देखा जाए तो राष्ट्रपति सिंगमैन री है वो कोरियाई युद्ध के बाद में है वहाँ का नेतृत्व करते हैं, लेकिन उन्होंने अवैध संविधान में संशोधन करके अपने आप को एक तानाशाह के मोड में खड़ा कर दिया। 2 बार प्रशासन काल भी है वो अवैध तरीके से आगे बढ़ाया, तो जिसके कारण वहाँ पर बड़े पैमाने के ऊपर विरोध हुआ। तो फिर री को है वो एक तरह से इस्तीफा देना पड़ा, जिसको अप्रैल क्रांति के नाम से है वो जाना जाता है। मई 1961 में जनरल पार्क चुंग ही और अन्य अधिकारियों के सैन्य तख्तापलट के द्वारा लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार को एक तरह से उखाड़ फेंका। तो ये भी एक स्थिति है वो यहाँ पर कोरियाई आई। तीव्र औद्योगिकरण और मजबूत नेतृत्व। अक्टूबर 1963 के चुनाव में सैन्य नेता पार्क चुंग ही राष्ट्रपति बने और पार्क ने प्रशासन ने देश में आर्थिक विकास के लिए एक राज्य आधारित निर्यात उन्मुख नीति भी अपनाई और सरकार की 5 वर्षीय आर्थिक योजनाओं ने बड़े कॉरपोरेट फर्मों का समर्थन किया, रोजगार के विस्तार पर भारी जोर दिया और कोरिया की प्रतिस्पर्धात्मकता को भी बढ़ाया। तो पार्क जो चुंग ही है उन्होंने बड़े आमूलचूल परिवर्तन किए, तो जिसके कारण कोरिया की इकोनॉमी को है वो एक तरह से मजबूत बनाने का काम किया, अलग अलग रिफॉर्म किए, आर्थिक विकास के लिए राज्य आधारित मॉडल को उन्होंने अपनाया और निर्यात है उन्मुख नीति अपनाई कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें है वो वस्तु बनाकर निर्यात करना चाहिए। और सरकार की 5 वर्षीय योजना में बड़े कॉरपोरेट जो फर्म थे, बड़े जो कॉरपोरेट घराने, उनको एक तरह से समर्थन दिया कि हम आपको पैसे देंगे, आप है वो काम करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दो और एक तरह से इकोनॉमी में प्रतिस्पर्धा का वातावरण बनाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन की स्थिति है वो खड़ी की जाए, तो बाहरी कंपनियां भी है वो आए और यहाँ पर निवेश करें। तो जिसके कारण है वो कोरिया एक आधुनिकीकरण के रास्ते के ऊपर चला और विकास किया। पारक प्रशासन की दीर्घकालिक शक्तियों का आधार कोरिया का आर्थिक विकास था और जो पारक प्रशासन की जो नीतियां थी जिसके कारण कोरिया ने तीव्र आर्थिक विकास किया। पारक के द्वारा संविधान संशोधन व तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव में खड़े हुए और 1971 में उनको पुनः भी चुना गया। अक्टूबर 1972 में पारक ने यूसीन संविधान है वो घोषित करके क्रियान्वयन किया, जिसने स्थायी अध्यक्ष को संभव बनाया। यूसीन संविधान के तहत राष्ट्रपति को कानून के क्षेत्राधिकार और प्रशासन पर पूर्ण अधिकार
था और किसी भी कानून को आपातकालीन नियम के रूप में निरस्त करने का भी एक संवैधानिक अधिकार था। इस आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के बीच पार्क का प्रशासन अक्टूबर 19 में पार्क चुंग की हत्या के साथ ही खत्म हुआ और आखिर में लंबे समय के बाद में पार्क की चुंग की हत्या की गई, तो उसके बाद में सत्ता से बेदखल हुए। हालांकि ये काफ़ी लोकप्रिय व्यक्ति है वो रहा, एक तरह से दक्षिण कोरिया के अंतर्गत लंबे समय तक प्रशासन में भी एक तरह से मानक स्थापित की, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी है वो पार्क चुंग ने अच्छा काम किया, लेकिन बाद में उनकी जो है वो हत्या हो गई थी। तो ये एक पार्क चुंग की बात है। अब लोकतंत्रीकरण की है वो मांग और निरंतर आर्थिक विकास। तो लोकतंत्रीकरण की इच्छा पार्क चुंग की मृत्यु के साथ बढ़ी, लेकिन दिसंबर 19 में एक बार फिर एक सैन्य नेता जिनका नाम है चुन डी हवन की अगुवाई में सैन्य तख्तापलट का मंच तैयार हुआ। 1980 में चुन के सैन्य गुट के विरुद्ध लोकतंत्र की मांग करने वाले छात्रों और नागरिकों के द्वारा राष्ट्र के प्रमुख शहरों में विभिन्न विरोध प्रदर्शन हुए। सैन्य दल ने मार्शल लॉ को लागू किया और लोकतंत्र आंदोलन को दबा दिया गया, किंतु गवांजू शहर में विशेष रूप से छात्र और नागरिक लगातार मार्शल को समाप्त करने की मांग कर रहे थे। हालांकि चुन के सैन्य दल ने लोकतंत्रीकरण के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों की आवाज़ को भी दबाया और उसी वर्ष के अंत में चुन युसुइन संविधान के तहत एक अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से राष्ट्रपति बने। तो इसमें ज़्यादा आपकी कोई बात नहीं है। मई 87 में एक विश्वविद्यालय के छात्र के अत्याचारों से मौत की घटनाओं के बाद नागरिकों ने लोकतंत्र के लिए है वो मांग की और जिसको प्रशासन ने दबाने की कोशिश की। बाद में सरकार के खिलाफ लोकतंत्री आंदोलन में न केवल छात्रों बल्कि मध्यम वर्ग के नागरिकों ने भी भाग लिया और इन प्रयासों के चलते चुन प्रशासन को संविधान में संशोधन करने के लिए मजबूर भी होना पड़ा, तो नागरिकों को सीधे चुनाव का अधिकार भी मिला और कोरिया को लोकतंत्र का एक नया अध्याय फिर से शुरू करना पड़ा। तो लंबे विरोध के बाद में है फिर जाकर कोरिया को एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार कर नागरिकों को हक देने पड़े, क्योंकि छात्र जिस तरह से उग्र हुए और सामान्य जनमत भी है वो जिनके साथ में जुड़ा, तो आखिर में डेमोक्रेसी को है वो मजबूत करना पड़ा। फिर कोरियाई लोकतंत्र और IMF संकट। नए संविधान के अनुसार 1971 के बाद से पहला प्रत्यक्ष चुनाव दिसंबर 87 में हुआ, लेकिन विपक्षी पार्टियों की एकजुटता में विफलता के कारण चुन के सैन्य दल के एक स्थायी सैन्य नेता रोहे ताएवू का चुनाव हुआ। हालांकि कोरिया में लोकतंत्र जारी रहा और 1990 में लंबे समय से विपक्षी नेता रह चुके किम यंग सैम ने एक बड़ी सत्तारूढ़ पार्टी बनाने के लिए रोह की पार्टी से समझौता किया। दिसंबर 92 में है वो दशकों से चलते सैन्य शासन के बाद एक नागरिक नेता किम को राष्ट्रपति के पद के लिए चुना गया। नए चुनावों और सत्तावादी सैन्य शक्ति के विघटन के फलस्वरूप एक बार फिर लोकतंत्र की अगुवाई है वो हुई। तो एक चीज़ यहाँ पर भी निकल कर आई कि साहब नए संविधान के बाद 1971 के जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया उसमें पहली बार जो इलेक्शन का जो काम होता है वो 87 में हुआ, लेकिन विपक्षी पार्टियां इतनी तरीके से वो मजबूती से खड़ी नहीं रही, तो जिसके कारण है वो चुन के सैन्य दल का एक स्थायी नेता राहे ताएवू है वो चुना गया और कोरिया में लोकतंत्र जारी के लिए है वो संघर्ष चलता रहा और आखिर में जाकर के है वो कोरिया के अंतर्गत लोकतंत्र बहाली की काम हुआ और सैन्य शक्ति को वापस है वो विघटन करना पड़ा। सैन्य तत्व को है वो एक तरीके से बाहर करके डेमोक्रेसी स्थापित करने का काम है वो एक बार पुनः कोरिया के अंतर्गत हुआ। नए प्रशासन की निर्यात नीति के तहत सैमसंग है, हुंडई है और LG सहित कुछ कंपनियां आई। 1990 की शुरुआत तक वैश्विक प्रमुखता के स्तर तक पहुंच गई थी और नई निर्यात पॉलिसी है वो कोरिया ने शुरू की, तो जिसके तहत है वो असंख्य विदेशी कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट है वो किया कोरिया के अंतर्गत, जिसके तहत सैमसंग है, हुंडई है, LG जैसी कंपनियां आई जिन्होंने भारी भरसक निवेश करने का काम किया। तो एक तरीके से जो बड़ा डिजिटलाइजेशन मार्केट का जो काम है इलेक्ट्रिक हब के रूप में भी है वो कोरिया उभरा। हम भी देखते हैं कि बहुत से जो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट है वो आज भी कोरिया से है वो हमें आते हैं। तो ये एक करामात रही कोरिया की, उन्होंने किस तरह से
एक जो खुली नीति को अपनाने का काम किया, निर्यात उन्मुखी जो नीति अपनाई गई कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात उन्मुखी इकोनॉमी को बढ़ावा देना पड़ेगा। तो किसी भी देश की इकोनॉमी की मजबूतता का भी प्रतीक यही होता है कि आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको मार्केट में बेच रहे हैं और वो भी फॉरेन मार्केट में, तो उससे आपको जो पूंजी प्राप्त होती है तब आप सरप्लस में है वो रहोगे। ज़्यादा आयात करने से तो एक तरीके से नुकसान हो, लेकिन ज़्यादा निर्यात होगा तो आपके लिए स्थिति है वो बेहतर रहेगी। तो कोरिया ने भी यही किया। फिर जून 87 के लोकतंत्र आंदोलन के दौरान छात्रों को है वो प्रदर्शन करते हुए दिखाया गया है, साथ ही साथ आम लोग भी हैं वो साथ में जुड़े हुए। तो ये छात्र राजनीति का एक दौर कोरिया का रहा। तो ये हमारी स्थिति है वो ताइवान के ऊपर रही, और ये एक स्थिति है वो कोरिया के ऊपर रही। जापान ने किस तरह से वो अधिकार किया, लेकिन बाद में कोरिया में है वो लंबे समय तक जापान के विरुद्ध में खड़े रहे, अलग अलग जगह पर, चाहे केरो में हो, चाहे याल्टा में हो, चाहे पोट्सडेम में हो, वहाँ अलग अलग प्रतिनिधिमंडल भेजे। तो बाद में जाकर के है वो एक तरह से कोरिया स्वतंत्र हुआ, लेकिन स्वतंत्रता के साथ में ही उत्तरी और दक्षिणी कोरिया में है वो लंबे समय तक युद्ध की स्थिति रही। आखिर में जाकर के युद्ध है वो समाप्त हुआ, दो कोरिया बने, एक उत्तरी एक दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया जो एक तरह से यूएसए ने जिसको है वो सहारा देने का काम किया, और आज वो कोरिया लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं दक्षिणी कोरिया, और साथ ही साथ आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत हैं, जबकि उत्तरी कोरिया अभी भी है वो सैनिक रूप से व्यवस्था चला रहा है। तो ये एक स्थिति हमारी यहाँ पर रही। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देंगे। आपकी मोस्ट ऑफ जो कोर्स है मोटा मोटा कंप्लीट हो गया। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ थोड़ी सी आप पुनः है वो देखिए, समझ में आ जाएगी, ज़्यादा कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच।